नमस्कार। रात 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रवीण तिवारी। बुलेटिन में तमाम खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। गुजरात दंगों के मामले में आज आए कोर्ट के फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि मोदी के दाग धुल गए। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एसआईटी की क्लीन चिट को सही ठहराते हुए उन पर केस चलाने से इनकार कर दिया। यानी अब मोदी पर दंगों का केस दर्ज नहीं होगा। मोदी पर आए इस फैसले ने न सिर्फ मोदी बल्कि पूरी बीजेपी को राहत दी है। इस फैसले के बाद बीजेपी के मिशन 2014 को एक नई जान मिल गई है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर अगर दाग लग जाता तो एक बड़ी मुसीबत होती। लेकिन अदालत के फैसले के बाद बीजेपी और मोदी के पास खुशियां मनाने की कई वजह हैं। मोदी के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार भी खुश, अन्ना भी खुश, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकपाल भ्रष्टाचार को मिटा पाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बहुत फास्ट ट्रैक सा सब दिखाई दे रहा है। दिल्ली के नतीजे आते हैं, अन्ना का अनशन होता है, फिर हम देखते हैं कि सरकार लोकपाल को लेकर 45 साल का जो लंबा इंतजार था वो बड़ा फास्ट ट्रैक हो गया। ये क्या है बदले हुए हालात? पहले मैं आपका सवाल का जवाब दूं, इससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको। अन्ना पार्टी के लोगों के परिचय की ऐसे ही जरूरत नहीं है, वो तो अपना परिचय खुद सर पे लाद के चल रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब परिचय की जरूरत नहीं है, वो एक परमानेंट सिंबल बन गया है। बहरहाल मूल प्रश्न पे हम आते हैं, जो कि बड़ा गंभीर प्रश्न है। इनके अभी पाल साहब भी आपको सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। वो तो सदन में ही शुरू हो गई थी जब चर्चा चल। तो क्या पाल साहब को बधाई दी जाए इसके लिए? पाल साहब को बधाई तो जरूर दिया जाए, लेकिन यह भी बता दिया जाए कि 65 साल में करीब 48 साल पाल साहब ही रहे हैं, सरकार चलाते रहे हैं। ने मेरा सवाल थोड़ा आसान कर दिया है। पाल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, बधाई की पात्र है सरकार, विपक्ष, सभी लोग जिनकी वजह से ये लोकपाल बिल आता है। इससे चाहे भ्रष्टाचार जितने भी प्रतिशत हो उसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन एक दबाव में थी सरकार और ये बड़ा आनन फानन का फैसला भी दिखाई पड़ता है। नहीं, देखिए, मैं न इसको दबाव मानता हूं और न कोई मजबूरी मानता हूं। मैं ये प्रतिबद्धता मानता हूं हमारी सरकार का। आप उसका चयन अपने हाथ में रख रहे हैं, उसके बावजूद आप लोकायुक्त का इसमें। और नवीन जी, जब आप ऐसी बात कहते हैं तब ऐसा लगता नहीं, जो आप बात कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि एकमात्र आप और आम आदमी पार्टी ईमानदार है, बाकी अन्ना भी अब उनके साथ हो लिए हैं। लोकपाल पास करके गंगा नहा ली है सब पार्टियों ने। उनकी जो खामियां हैं वो अपनी जगह, उस पर अलग डिस्कशन हो सकता है। आरटीआई के मसले का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अभी जब सारी पार्टियां, आप खुद कह रहे हैं, उनके साथ अन्ना भी दिखाई दे रहे हैं, तो अकेले आप जो हैं वो अलग दिखाई देते हैं, जो जनता की बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। चलिए इस पर और बात करते हैं। लेकिन हो सकता है कि सब ठीक हो, हम गलत हो। 45 साल सब ठीक हो, हम गलत हो। 45 साल के इंतजार के बाद कुछ हुआ है और अब जिस लोकपाल पर आम सहमति बनी है, कुछ होना ही नहीं है उसमें होने के लिए। दर्शकों को बता दें आखिर वो काम कैसे करेगा, क्या आम इंसान का वो एक, जब नवीन जी थोड़ी जानकारी दे देते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं, हमारे पास समय है। आम इंसान का ख्वाब है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, क्या वो हो पाएगा, कैसे कर पाएगा? उसे लगा था कि लोकपाल देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। आखिर लोकपाल के पास क्या क्या अधिकार होंगे और वो भ्रष्टाचार की जांच कैसे करेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं, इनका जवाब पहले दर्शकों को देते हैं। आज का दिन काला दिन है, लेकिन देश को इस दिन ने जगाया भी। दामिनी, निर्भया, वेदना, देश की उस बहादुर बिटिया को कई नाम दिए गए। उसकी कुर्बानी पर कस्में खाई गईं, उस पर हुए जुल्म पर समाज को बदलने की जिद पाली गई। आज 1 साल बीत चुका है और दामिनी की कुर्बानी हिसाब मांग रही है, हर वादे का, हर कसम का। क्या समाज बदला? क्या मिल गई वो आज़ादी जिसके लिए आवाज़ें बुलंद हुई? रंजना जी, जैसा मैंने कहा कि हमने इससे पहले भी कई बार इस मसले पर बातचीत की है, लेकिन आज सवाल ये है कि कानून मजबूत करके देख लिया, हमने देखा कि कुछ मामले सामने भी आ रहे हैं जहां असरदार लोगों के खिलाफ लड़कियां आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इस सब के बावजूद कमी कहां है जो घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती? या आपको लगता है कि 16 दिसंबर के बाद हालात बदले? देखिए, जहाँ तक हालात का सवाल है तो आप तो जान ही रहे हैं कि जो रेप के केसेस हैं वो लगभग दिल्ली में ही दुगने हो गए हैं। दीपाली जी, ये सोच के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा बता पाएंगी कि
कपड़ों वपड़ों को लेकर अब ये हम तो देख रहे हैं कि समाज हमारा बदल तो रहा है, लेकिन उसके लिहाज से हमारी सोच नहीं बदल रही। क्या हम किसी ट्रांजिशन के फेज से जा रहे हैं? सुधरने में समय लगेगा या सुधरने के लिए कुछ कोशिशें करने की ज़रूरत है? देखिए, डेफिनेटली ट्रांजिशन का फेज है और चेंज हो रहा है, बट इट इज़ अ स्लो चेंज, इट इज़ अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। पिछड़ा हुआ देश रह जाएगा। ऑन वन हैंड इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो फॉरवर्ड एंड सो प्रोग्रेसिव, हमारी सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल। अच्छा, अभी हाल के दिनों में प्रियदर्शनी और उनके तमाम साथी जो हैं वो जिस तरह से सड़कों पर आए, 377 के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया है, या और भी जो प्रदर्शन प्रियदर्शनी आप लोग कर रहे हैं, ये सोच बदलने का एक तरीका, आपको लगता है थोड़ा समय लगेगा? एक ट्रांजिशन फेज से हम गुजर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि समय लगेगा, ये ठीक है, लेकिन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए जो एक्टिविज्म या फिर जो भी वर्क हो रहा है वो कितने सालों से हो रहा है। 2014 में यही मुकाबला देखा जा रहा है, राहुल वर्सेस मोदी या मोदी वर्सेस राहुल। तरक्की पाकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी 2014 की जंग में कूद चुके हैं। गुरुवार को पहली बार राहुल गांधी CII के सम्मेलन में भारत के बड़े उद्योगपतियों के सामने अपना विजन इंडिया रखने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि देश को चलाने के बारे में पहली बार राहुल की सोच सामने आने वाली है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल और मोदी की जंग का आगाज भी माना जा रहा है। तीनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। दिवांग जी, क्या एक्सपेक्ट आप राहुल के भाषण से कर रहे हैं, और क्या ये कहना ठीक होगा कि वो मोदी के तमाम भाषणों को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाएंगे? ये मेरे ख्याल से हम लोग मीडिया में इसको थोड़ा उछाल रहे हैं, पर अगर आप देखें तो राहुल गांधी पहली बार इस तरह से बोलेंगे और उद्योगपतियों के सामने बोलेंगे। विनोद जी, दिवांग जी जो कह रहे हैं वो बहुत अहम बात है, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग फोरम पर जब नेता बोलते हैं तो उनका जो भाषण का मजमून होता है, जो अंदाज होता है, उसमें भी फ़र्क आता है। कल उद्योगपतियों से बात करना है, विकास की बात करना है, जैसा आज प्रधानमंत्री आर्थिक विकास और तमाम मसलों की बात कर रहे थे। इसके बावजूद, क्योंकि ये पहला मौका होगा राहुल के लिए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि इसमें पॉलिटिकल बातें भी वजनदार तरीके से रखी जाएंगी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन जब भी बोलता है, चाहे वो आर्थिक फोरम पे बोले या किसी सामाजिक संस्था के मंच पे बोले या पार्टी के मंच पे बोले या चुनावी सभा में बोले, उसमें राजनीतिक पुट तो होता ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है अंदाज, किस अंदाज से रखा गया है। इस पर भी जरा इन दोनों की शख्सियत और राजनीति के तरीके के बारे में कुछ बातचीत हुई है, इस अंदाज के बारे में भी कुछ बात करेंगे। और मोदी जिस तरह से इन बातों को रखते हैं, वो कभी गिलास दिखाते हैं, कभी उनका जो चुटीला अंदाज होता है वो देखने को मिलता है। तो इस लेवल पर किस तरह से कंपेयर किया जाएगा इन दोनों को, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। देश एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए तो है ही क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं और इसके बाद में फिर 2014 के लोकसभा चुनाव सामने हैं। तमाम राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में भी लगे हुए हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण देश के लिए समय इसलिए भी है क्योंकि ये बात सिर्फ सत्ता हस्तांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि विरासत के हस्तांतरण की भी बात है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे रही है। युवाओं का राजनीति में आना, युवाओं का देश को संभालना जैसी बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, और इन चर्चाओं में एक नाम मजबूती से सामने आता है, और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। आज इस खास पेशकश में ज्योतिरादित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, अभी विदिशा में आपकी सभाओं की तस्वीरें जब इंटरनेट पर आई तो लोगों ने देखा कि क्या ज़बरदस्त लोकप्रियता है आपकी। उससे पहले जब राहुल मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे थे, मीटिंग्स ले रहे थे, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग चल रही थी, उस दौरान उन्होंने एक बड़ी चिंता जाहिर की थी कि संगठन बहुत कमज़ोर हो गया। सिर्फ आपका नाम प्रोजेक्ट हो जाने भर से संगठन में मजबूती दिख रही, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं और वो देखने को भी मिल रहा है। ये बात सही है। आपको नहीं लगता थोड़ी देरी से ये सारी चीज़ें हुई? कुछ और पहले होती तो आपको भी मौका मिलता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी अपना उत्साह थोड़ा और ज़ोरदार तरीके से दिखाने का मौका मिलता? मैं एक आधुनिक इंसान हूँ, एक आधुनिक भारत का एक नौजवान हूँ, और हमारी सोच विचारधारा होनी चाहिए वर्तमान का और भविष्य का। मैं तो आप लोगों से सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ
कि ये सब प्रश्न और अटकलें कांग्रेस के ऊपर सदैव लगाई जाती थी पिछले 10 साल में। पिछले दशक में पहली बार हम कांग्रेस की एकता देख रहे हैं, तो उस एकता से सभी को संतुष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, लेकिन ये फर्क तो दिख ही रहा है ना, आपका नाम प्रोजेक्ट होने के बाद ये फर्क जमीनी तौर पर दिख रहा है। इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं आती, इसमें बुराई क्या है, इसमें क्या दिक्कत? अब मैं तो केवल अपने बारे में उत्तर दे सकता हूँ। मेरा तो एक ही संकल्प है कि जो सोनिया जी और राहुल जी ने हम सबको निर्देश दिया था, उसके आधार पर हम काम करें। बहुत सारी शुभकामनाएं इस इलेक्शन के लिए। ये बड़ा मुकाबला है, बड़ी जिम्मेदारी आप पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश्वर्या, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। एक चीज जो अभी है, एक फैक्ट, दिल्ली में है दोनों हस्बैंड वाइफ। अभिषेक बच्चन भी दिल्ली में है इस वक्त, ऐश्वर्या भी हैं, लेकिन ऐश्वर्या भी मेरे साथ हैं और अभिषेक बिजी हैं इस वक्त दिल्ली में सड़क पर महायात्रा निकालने में। ये जैसा हमने देखा पुराने ज़माने में एक तरीका होता था कि आप घर संभालो और हम बाहर संभालते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है कि आप जो है इंडोर मामला संभालें और वो सड़क पर निकले। ये सब तो हमने सोचा ही नहीं, but you made it sound very interesting. This is a new twist. It's something I think we should steal and remember and record. नहीं, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ मीडिया की बहुत रेलम पेल है यहाँ पर। आप देख रही हैं बहुत भागदौड़ है, आप भी बहुत बिजी हैं, सबको चाहिए इंटरव्यू। जी, मीडिया को कैसे अभी असेस करती हैं? ये सिर्फ जिस वक्त प्रमोशन करते हैं उस वक्त की बात, या मीडिया को वैसे भी? आई थिंक एसएस हम नहीं करते, हमें एसएस किया जाता है। तो हम तो एसएस बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर पूरी टीम खड़ी हुई है और मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रावण के बारे में। That's only because of time and paucity of time. ये नहीं कि हम और किसी कारण प्रेशर डाल रहे हैं। आपने खुद कहा कि इतने सारे इंटरव्यूज और करनी है। रावण की बात अगर करें तो पहले तो मुझे ये बताइए कि रावण के बारे में आप मुझे अभी क्या क्या नहीं बता सकती? कहानी आप नहीं बताएंगी? डिटेल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि क्योंकि इस फिल्म के बारे में नहीं बता सकती। दिस इज अ चॉइस आई ऑलवेज मेक। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी शुभकामनाएं रावण के लिए और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐश्वर्या, लाइव इंडिया से बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका जवाब सिर्फ मनमोहन सिंह दे सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी के मन में क्या चल रहा है या क्या है। लेकिन जो बयान दिए जाते हैं, जो भाषण दिए जाते हैं, जो बातें कही जाती हैं, उनसे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है और वही कोशिश इस खास पेशकश के दौरान हम करने वाले हैं कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी मौजूद हैं, कमर वाहिद नकवी जी मौजूद हैं और विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नकवी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज जो कुछ भी कहा है उससे क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि वो ये चाह रहे हैं कि इस रेस में वो बरकरार हैं, कैसा इंप्रेशन जाए, या ये भी फिर मीडिया का निकाला हुआ मतलब है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि अब की चुनाव के बाद की क्या स्थिति होगी, कितनी सीटें आएंगी, ज़्यादा आएंगी, कम आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को बहुत डर है कि शायद उसकी सीटें 206 जो अभी हैं वो घटकर 150 या 160 या इससे कम आ जाएं। आलोक जी, क्या मनमोहन सिंह ऐसा कोई इशारा करना चाह रहे थे कि इस स्थिति में मनमोहन सिंह तैयार हैं, और दूसरा, मनमोहन सिंह वाकई अभी रेस से बाहर नहीं हुए, चाहे आप राहुल गांधी की जितनी बातें कर लें? देखिए, अभी इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी तो अगले चुनाव के बाद ही बन सकते हैं या उनकी चॉइस कभी उसके पहले बने। विनोद जी, आपकी एनालिसिस सभी बयानों पे, जनार्दन द्विवेदी पहले आकर बड़ी लंबी बात कहते हैं, फिर दिग्विजय, फिर आज मनमोहन सिंह का बयान, आपको क्या लगता है ये क्या चल रहा है कांग्रेस में, किसके मन में क्या? देखिए, पिछले 10 साल से, मतलब 9 साल से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और नेताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और हमारे इस खास पेशकश का नाम है मैं हूं अटल। अटल बिहारी वाजपेयी 87 बसंत देख चुके हैं। राजनीति में सबसे अलग पहचान बना चुके इस बेबाक नेता ने भारतीय राजनीति में वो महाप्रयोग किए हैं जिसका असर आज भी साफ दिखाई देता है। अटल भले ही आज राजनीतिक रूप से सक्रिय न हो, लेकिन आज भी लोगों के बीच अटल अटल हैं। 25 दिसंबर 1924 यानी अटल के जन्म से लेकर 1977 में संयुक्त राष्ट्र में दिया गया हिंदी में भाषण तक का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने साबित किया कि वो एक पार्टी के माहिर नेता से बढ़कर एक राष्ट्रभक्त हैं। चौध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला,
विश्व चकित रह गया देखकर नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित हो। इस खबर के साथ तमाम खबरों का पल पल का अपडेट लाइव इंडिया पर जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।